हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो विधियां हमने उपयोग की हैं या जो इसके पहले लेसन में पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन कौन सी विधियां उपयोग की जाती हैं, तो आज देखेंगे कि उनमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती हैं। प्री मेंस दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है कि राष्ट्रीय आय की गणना में ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें या राष्ट्रीय आय की गणना में सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए उसकी हम बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा वही देख लेते हैं जो इसके पहले पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में हमने कौन कौन सी विधि पढ़ी थी। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, इन तीन विधियों को पढ़ा था। सामान्यतः उत्पादन विधि का उपयोग होता है, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारत में संभव नहीं है कि सिर्फ एक विधि से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर लें। इसलिए भारत के केस में उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि तीनों विधियों का उपयोग होता है। इसलिए भारत में बोलते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो उपयोग होती है वो मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उत्पादन, आय और व्यय तीनों विधियों का उपयोग होगा। अब उत्पादन विधि क्या थी, डिटेल तो नहीं लेकिन थोड़ा सा बता देते। उत्पादन विधि का मतलब था एक वित्त वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य। एक वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उनकी टोटल हमने कीमत निकाली उसी फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, आगे पीछे की नहीं, उसी फाइनेंशियल ईयर की जितनी भी वस्तुएं और सेवा बनी उनकी टोटल कीमत क्या हुई उत्पादन की, वो उत्पादन विधि हुई। आय विधि क्या है, उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जो उत्पादन के साधन लगे हैं उनको जो आय प्राप्त हुई है वो आय विधि है। और व्यय विधि क्या है, उत्पादन के दौरान जो व्यय हुआ है वो व्यय विधि के अंतर्गत आता है। तो उत्पादन, आय और व्यय विधि तीनों हमने कंप्लीट किया है। आपको समझना हो तो पहले के लेसन देखें। अब यहाँ देखेंगे कि भारत में क्या स्थिति है। तो भारत में तीनों विधियों का मिला जुला रूप उपयोग किया जाता है, उसे मिश्रित विधि बोल सकते हैं। तो यदि मल्टीपल चॉइस में आए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि कौन सी है, उत्पादन, आय, व्यय और मिश्रित, तो आपको मिश्रित में ही लगाना है। यदि मिश्रित न दिया हो तो फिर आप उत्पादन में लगाना। सबसे पहले अब बात करें कि प्राथमिक क्षेत्र से जो अपने को प्राप्त आय है उसको किस विधि में रखते हैं। तो देखो अब हम तीनों को बात करेंगे कि उत्पादन विधि कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो उत्पादन विधि का उपयोग होता है प्राथमिक क्षेत्र में, ध्यान रखना प्राथमिक क्षेत्र में उपयोग होती है उत्पादन विधि। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्या उपयोग होगी, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में उपयोग की जाएगी आय विधि। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, जैसे विनिर्माण, गैस, ठीक है, जल आपूर्ति, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, यातायात, बैंकिंग, सुरक्षा, लोक प्रशासन, ये सर्विस और औद्योगिक क्षेत्र में है। विनिर्माण करोगे तो द्वितीय क्षेत्र है। सर्विस प्रोवाइड करोगे, बीमा, पेंशन, बैंकिंग, रेस्टोरेंट, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इस सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे। तो द्वितीय क्षेत्र में जो उत्पादन की चीजें होती हैं या निर्माण की चीजें यानी मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण, विनिर्माण के जितने भी काम हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। और सर्विस जो प्रोवाइड करती हैं, बैंकिंग, बीमा, रेस्टोरेंट, यातायात, होटल, व्यापार, ये सारी चीजें आएंगी सेवा क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो भी उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन विधि में जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी गणना हम उत्पादन विधि द्वारा करेंगे। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की हम जो राष्ट्रीय आय का योगदान है वो आय विधि के द्वारा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, समझना है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का उपयोग हम आय विधि से, प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग हम उत्पादन विधि से। इसी प्रकार पक्का निर्माण तथा पक्का पूंजीगत व्यय को, उत्पादन को हम व्यय विधि में। तो भारत में तीनों प्रकार की विधियां हो गई उपयोग, उत्पादन, आय और व्यय। इसलिए कहते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए हम मिश्रित विधि का उपयोग करते हैं। अब कोई कैसे भी पूछे कि व्यय विधि का कहाँ उपयोग करते हैं, तो व्यय विधि का उपयोग करते हैं पक्का निर्माण करने में और पूंजीगत निर्माण उत्पादन में। व्यय विधि का पक्का निर्माण तथा पक्का पूंजीगत उत्पादन व्यय विधि, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का इसके अलावा जो होगा वो आय विधि, और प्राथमिक क्षेत्र में उपयोग करते हैं उत्पादन। तो तीनों विधियों के माध्यम से भारत जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की देश की राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय आय के आकलन में जो विधि उपयोग होती है उसमें सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। तो अब सावधानियों की बात कर लेते हैं। तो उपरोक्त विधियों द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बातों का ध्यान क्यों रखना, ताकि जो अशुद्धियां हैं या दोहरी आय की गणना ना हो, यानी कोई चीज दो दो बार हम शामिल ना कर लें राष्ट्रीय आय में। ठीक है, कि आय विधि में भी शामिल कर ले रहे हैं, उत्पादन विधि में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अशुद्धि कम से कम हो और दोहरी आय ना हो, दोहरी गणना ना हो राष्ट्रीय आय की। इसलिए हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। अब कौन सी सावधानियां रखनी है, प्रीमेंस दोनों के लिए बहुत उपयोगी है।
तो राष्ट्रीय आय की गणना संबंधित वित्त वर्ष के प्राप्त आंकड़ों द्वारा की जाए। यानी जिस भी वित्त वर्ष की आप राष्ट्रीय आय निकालना चाहते हो, यदि आपको निकालना है राष्ट्रीय आय 2020-21 की, तो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में यानी इस वित्त वर्ष में जो आंकड़े जारी किए गए हैं या जो प्राप्त हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को शामिल करना। अर्थात उत्पादित वस्तु उसी वर्ष की हो जिस वर्ष राष्ट्रीय आय का गणन किया जाना। ये नहीं कि पहले से स्टोर रखी हुई वस्तुएं उनको भी शामिल कर लें, ऐसा नहीं। जिस वर्ष आप राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं उसी वर्ष में वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन है सिर्फ उन्हीं को शामिल करो। पहला हो गया। दूसरा आपको सावधानी क्या रखनी पड़ेगी, राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं किया जाता। हस्तांतरण भुगतान क्या है, लॉटरी, पेंशन, भत्ता, स्कॉलरशिप। ध्यान रखना है, यदि प्री में मल्टीपल चॉइस में इस टर्म है तो आपको टिक करना है कि इनको शामिल नहीं किया जाता। किसको किसको, लॉटरी को, पेंशन को, भत्ता को, स्कॉलरशिप को। यदि एक बार में शब्द उपयोग करें तो राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे कोई वास्तविक उत्पादन नहीं हुआ है, इनके द्वारा कोई न वस्तु का उत्पादन हुआ है न सेवा का उत्पादन हुआ है, इसलिए हस्तांतरित भुगतान को राष्ट्रीय आय की गणना में उपयोग नहीं किया जाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है सावधानी के अंतर्गत। अगला, वित्तीय परिसंपत्तियां। वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे शेयर, ऋण पत्र आदि का जो क्रय विक्रय होता है उसको राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है, क्योंकि ऐसी क्रियाओं से वास्तविक उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। आपको ध्यान रखना है, जो भी शेयर बाजार में क्रय विक्रय होता है उसकी राष्ट्रीय आय में गणना नहीं की जाती है, क्योंकि इससे वास्तविक रियल उत्पादन नहीं होता है, किंतु उससे प्राप्त कमीशन, क्योंकि जो व्यक्ति कमीशन लेगा उसको कुछ ना कुछ इनकम होगी, तो वो उसकी पर्सनल इनकम होगी, तो उससे प्राप्त कमीशन जैसी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। यानी जो उसको कमीशन मिल रही है, जो ऋण पत्रों या शेयर के क्रय विक्रय से जो कमीशन मिलता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, लेकिन शेयर या ऋण पत्रों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए। किसी उत्पादक इकाई के पहले रखे गए स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक के मूल्य में वृद्धि को सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि ये पूर्व के वर्ष में उत्पादन, यहाँ आप मतलब समझिए जैसे कोई कंपनी है कार का उत्पादन करती है और उसने 20-21 में 1000 कार का उत्पादन किया और 21-22 में राष्ट्रीय आय का गणन कर रहे हैं, और यदि वो 1000 कारों में कुछ कार स्टोर में बची हुई हैं तो हम उनको शामिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो पहले के वित्त वर्ष में बनाई गई हैं और हमने पढ़ा क्या है, उसी वित्त वर्ष में जो कारें बनाई जाएं या वस्तुएं बनाई जाएं सिर्फ उन्हीं को शामिल। तो पहले से जो स्टॉक में या गोदाम में वस्तुएं रखी हैं उनको शामिल हम नहीं करेंगे, हम केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करेंगे जो उसी वर्ष बनी हो। स्टॉक में रखी हुई प्रारंभिक स्टॉक, पहले से रखी हुई स्टॉक को शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करें कि घरेलू सेवाओं अथवा कपड़े धोना, खाना बनाना या जो अपने पर्सनल काम होते हैं उनको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी है, प्री के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ों को शामिल करना है, कौन सी चीज़ों को शामिल नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या है, मल्टीपल चॉइस में या यूपीएससी के एग्जाम में भी फैक्ट के अलावा जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसी तरह के आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है या गलत है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। अब अगले लेसन में देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं या सीमाएं कौन कौन सी हैं।